तो कुणाल भैया, एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, जो इंडिया में आई गेस सौरभ मुखर्जी ने बनाया था। तो उसके बारे में आज आप प्लीज़ हमें सिखाइए कि उस इन्वेस्टिंग स्टाइल में हम एग्जैक्टली करते क्या है? सो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग टू बिगिन विथ रॉबर्ट कर्बी करके एक फंड मैनेजर थे यूएस में, पहले की बात है, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। तो वो एक हस्बैंड और वाइफ का इंडिविजुअल पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वाइफ का पोर्टफोलियो था, उन उसमें बाइंग सेलिंग रेगुलरली, जो स्टॉक अच्छा लग रहा था वो ले रहे थे, जो नहीं अच्छा लग रहा था वो निकाल रहे थे। और हस्बैंड के पोर्टफोलियो में जो डे वन पे जो स्टॉक्स लिए थे बेस्ड ऑन द एनालिसिस, उनको ही रहने दिया, ओके। कुछ चेंज ही नहीं किया। तो 8 साल 10 साल बाद देखा कि हस्बैंड का जो पोर्टफोलियो है दैट परफॉर्म्ड बेटर, ओके, जिसमें कुछ भी नहीं किया। कुछ भी चेंज नहीं किया। एग्जैक्टली तो दैट वाज द आइडिया कि भाई, अगर आप चीज़ें डाल के भूल जाओ तो इट वर्क्स आउट वेरी वेल। तो ओके। रॉबर्ट कॉबी ने उस समय सोचा कि इस चीज़ को हम एक टर्म दे सकते हैं। तो उन्होंने इसका टर्म सोचा कॉफ़ी कैन। अब कॉफ़ी कैन क्यों सोचा, क्योंकि यूएस में लेट 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी में जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते थे, से फॉर एग्जांपल आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो तो शेयर सर्टिफिकेट हो गए, बॉन्ड्स में करो तो बॉन्ड्स के सर्टिफिकेट हो गए, या आपके गोल्ड हो गया। तो लोग क्या करते थे, वहाँ पे एक हैबिट थी कि जो कॉफ़ी का टिन होता था उसमें, कॉफ़ी के कैन में वो सारी चीज़ें डाल के भूल जाते थे। ओके। वेरी सिमिलर टू इंडिया में गुल्लक का कॉन्सेप्ट जो हम लोग हाँ। फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ था। तो रॉबर्ट कर्बी ने उस फिलॉसफी को इससे कनेक्ट कर लिया कि हाँ भाई, डाल के भूल जाने वाली बात यूएस में कहाँ होती है, यूएस में वो चीज़ होती है मेरे कॉफ़ी के टिन्स में। सो दे कॉइन्ड दिस टर्म कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, जहाँ पे यू इन्वेस्ट एंड यू फॉरगेट। अब यही पूरी फिलॉसफी कौन लेके आया इंडिया में, सौरभ मुखर्जी लेके आया थ्रू हिज बुक कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। सो व्हाट ही डिड वाज, ही क्रिएटेड सम कंडीशंस कि ये कंडीशंस अगर कोई स्टॉक मीट कर रहा है तो उन कंडीशन बेस्ड स्टॉक्स में अगर मैं आइडेंटिफाई करके उसमें पैसा डाल दूं और 10 साल के लिए भूल जाऊं, तो मैं मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न्स बनाऊंगा। ओके। यस। तो कुणाल भैया, ये तो मतलब वन ऑफ द रिजल्ट्स भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली इसमें स्टॉक्स निकालते कैसे हैं? मतलब क्या बैकिंग क्या है इसके पूरे कॉन्सेप्ट की? तो फ़िल्टर्स है बहुत सारे, तो हमने बहुत सारे स्क्रीनर के वीडियोस बनाए हुए हैं, उसमें हमने फ़िल्टर्स के बेस पे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए, तो उसी तरह के कुछ सिमिलर फ़िल्टर्स हैं। बट बिफोर दैट आई थिंक हम लोग इसके बैकटेस्टेड रिजल्ट्स पे जा सकते हैं। अभी मान लेते हैं कि XYZ कंडीशंस है सौरभ मुखर्जी की, जो वो फॉलो करते थे, ठीक है? उन्होंने 2017-18 में एक बुक लिखी थी, उन्होंने बैकटेस्टेड रिजल्ट्स बहुत सारे डाले। उन्होंने डाला कि अगर 2000 में ये फ़िल्टर्स लगा के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते, तो कितने स्टॉक्स आते, उन स्टॉक्स में अगर पैसा इन्वेस्ट करते तो कितना रिटर्न आने वाले 10 इयर्स में बनता। सो फॉर एग्जांपल अगर आप ये राइट साइड वाले टेबल पे देख पा रहे हैं, तो 2000 में हम लोग खड़े हैं, हमने ये फ़िल्टर्स लगाए, जो भी XYZ फ़िल्टर्स थे, उन फ़िल्टर्स पे हम भी आएँगे। तो 5 स्टॉक निकल के आए थे इंडियन मार्केट्स में, केवल 5। इतने तो सारे में से 5? सिर्फ़ 5 स्टॉक्स आए थे। तो जुलाई 2000 में उसमें इन्वेस्ट किया, हम्म। ठीक है? अब आइडिया क्या है? वेरी सिंपल आइडिया, 5 स्टॉक्स है, सब में ₹100 डाल दो। तो ठीक कितने है। रुपए का पोर्टफोलियो बन गया आपका? 500। सीसीपी स्टार्ट्स वैल्यू एट 500, सीसीपी कॉफी कैन पोर्टफोलियो। ऑलराइट। अब 10 साल के लिए डालना है हमको, तो जुलाई 2000 में हमने शुरू किया, तो जून 2010 में फिनिश होगा। ऑलराइट, ओके। तो जून 2010 में सीसीपी की एंड वैल्यू क्या थी? 3851। तो आपका पोर्टफोलियो हो गया ऑलमोस्ट 7.6 टाइम्स कुछ। ऑलराइट, ओके। ₹500 की चीज़ आपकी 3850 की करेक्ट। हो गई। केगर जो आया हमारा 22.6% आया। ऑलराइट, केगर हमारा टोटल रिटर्न हुआ, टोटल शेयर होल्डर रिटर्न इज अराउंड 22.6%। उसी समय सेंसेक्स ने ये 10 साल में 16% का रिटर्न दिया था। ओके। सो आउट परफॉर्मेंस कितना हो गया, अगर आप डिफरेंस निकालो तो 6.6। 6.6% का। अब आप बोल सकते हो कि वन ऑफ द तुक्का हो सकता है कि ऐसा हो गया, ठीक है? बिल्कुल। अब यही सेम एक्टिविटी फॉर द नेक्स्ट 17 ईयर्स की गई। 2001 में अगेन वापस पोर्टफोलियो बनाया गया, उस समय 6 स्टॉक्स आए। 6 स्टॉक्स में अगेन 100 रुपए डाले तो कितने का पोर्टफोलियो बन गया? 600 रुपये 600 का पोर्टफोलियो बन गया। यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 10 ईयर्स अगेन। ये 600 रुपए आपके कितने हो गए? 9798 हो गए। ओके। ऑलराइट, अगेन केगर कितना है? 32.2%। बट मार्केट्स भी उस समय बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे, तो सेंसेक्स का रिटर्न आया 20.5%, ओके। अगेन एन आउट परफॉर्मेंस ऑफ 11.5। 11.7%। तो ये एक्टिविटी वो लोग रिपीट करते गए, रिपीट करते गए, करते गए, करते गए। ऑलराइट, एंड दे वर एबल टू सी कि जब तक बुक लिखी गई उसके पहले तक, ठीक है, एवरी ईयर देयर वाज सम आउट परफॉर्मेंस, ठीक ओके। है? इन मोस्ट ईयर, इन मोस्ट केसेस द आउट परफॉर्मेंस वाज इन डबल डिजिट, एंड इन अदर ईयर्स एटलीस्ट सिंगल डिजिट में तो आउट परफॉर्मेंस था ही था। मतलब ऑलराइट। यहाँ पर हम अभी सेंसेक्स कंपेयर कर रहे हैं, हम्म। तो अगर इसमें लार्ज कैप कंपनीज नहीं आई और स्मॉल कैप कंपनीज आई, तो ये थोड़ा गलत कंपैरिजन नहीं अभी होगा? जो हम कंडीशंस डालेंगे उसमें आपको दिखेगा ये कंडीशंस मोटा मोटी आपको लार्ज कैप स्टॉक्स ही देगा। तो ओके। ऑटोमेटिकली सेंसेक्स बिकम्स अ वेरी गुड कंपैरिजन मेट्रिक, जहाँ पे हम ये चीज़ देख सकते हैं। तो ये आपका
बैक टेस्टेड रिजल्ट हो गया कि भाई कितना मेरा परफॉर्मेंस पहले आ रहा है। तो देखो 2017 तक भी जो फ़िल्टर्स थे, वो इतने हार्श फ़िल्टर्स थे कि 10-12 कंपनियाँ ही निकल के आ पा रही थी। हुँ, ऑलराइट, तो अभी भी हम निकाल के देखेंगे कि वो कैसे वर्क हो रहा है, कितने स्टॉक्स अभी आ रहे हैं। ऑलराइट, इसमें हमने ये सारे जो फ़िल्टर्स हैं, वो उनकी बुक में लिखे गए हैं। एंड एट ओके, द वेरी सेम टाइम आप कोई अच्छा एआई टूल यूज़ करो, जैसे क्लॉड यूज़ करो या चैटजीपीटी यूज़ करो, तो आपको सारे फ़िल्टर्स अच्छे से लिख के भी देगा। ऑलराइट, तो मैंने वो एआई प्रॉम्प्ट यूज़ किया है, यहाँ पे मेरा एआई प्रॉम्प्ट है, जो यहाँ पे स्टोर्ड है, जो हमारे व्यूअर्स को हम आराम से डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम एआई प्रॉम्प्ट हमने डाला हुआ है, तो जो भी फ़िल्टर्स है वो आपको बुक में भी मिल सकते हैं एंड एट हुँ, द वेरी सेम टाइम आपको अच्छे कोई एआई प्रॉम्प्ट से भी मिल सकते हैं। ऑलराइट, अब फ़िल्टर्स के ऊपर आते हैं। आप फ़िल्टर्स में सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी कंट्री में, कोई भी इंडेक्स में, कोई भी स्टॉक मार्केट में आपके बैंकिंग स्टॉक्स के फ़िल्टर्स और नॉन बैंकिंग स्टॉक्स के फ़िल्टर्स हमेशा अलग होते हैं। ऐसा करेक्ट, क्यों? क्योंकि बैंकिंग स्टॉक में आपको डेट बहुत ज़्यादा दिखता है, क्योंकि हुँ, उनका काम ही होता है कि डेट लेना है और डेट उस डेट पे आगे पैसा किसी और को देना है और उससे पैसा कमाना है। करेक्ट, जनरल कंपनी में आपको इतना-इतना डेट नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डेट टू इक्विटी बैंकिंग स्टॉक में 7-8 का भी ठीक होता है। वही सेम डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आपको डीमार्ट में मिल गया, तो हुँ, वो आपके लिए बहुत ही अनसेफ हो गया। ऑलराइट, सो वो एक चीज़ है कि हम लोग बैंकिंग स्टॉक और नॉन बैंकिंग स्टॉक को पूरे सिनेरियो में अलग करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, थोड़े बहुत ट्वीक्स भी किए हमने फ़िल्टर्स में जो-जो यहाँ पे हमारे पास थे। सो टू बिगिन विथ सबसे पहला फ़िल्टर जो बुक में लिखा गया है, वो लिखा गया है कि हमको 100 करोड़ से ऊपर की कंपनी लेनी है। ओके, ऑलराइट, उसको हमने चेंज करके कर दिया कि हमको 10,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी लेनी है। ठीक ऑलराइट, है, ताकि हम एकदम छोटी कंपनियाँ थोड़ी-सी जो अभी स्मॉल कैप स्पेस में ही है, उसको हम अवॉइड कर सकें। वी हुँ, आर इन दैट मिड कैप, लार्ज कैप ज़ोन व्हिच इज़ अ हेल्थियर ज़ोन। ऑलराइट, हमने बहुत सारे वीडियोज़ में ये कंपेयर भी किया है कि मिड कैप का रिटर्न ऑलमोस्ट स्मॉल कैप जितना होता है, बट रिस्क बहुत कम होता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि हमने वो अल्टर कर दिया। सेकंड चीज़ जो हमने ली है, वो ये ली है कि जो मेरा सेल्स का ग्रोथ है, वो 10% से ज़्यादा आना चाहिए। ऐसा क्यों लिया है? सिंपल सा लॉजिक है कि देश 10 साल, 12 साल के पीरियड हुँ, में 10% 12% ग्रोथ से ग्रो होता है नॉमिनल टर्म्स में, तो उतने रेट से तो कंपनी मेरी ग्रो होनी ही चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो ये बुक में लिखी है और जो कोई जनरली नहीं यूज़ करता है इज़ कि सब लोग कहते हैं कि एवरेज 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर ग्रोथ इतना होना चाहिए, ठीक ओके, है? लोग एवरेज बोलते हैं। एवरेज का मतलब 1 साल में अगर 100 से 200 हो गई कोई चीज़ हुँ, और फिर आने वाले 4 साल नहीं बढ़ी, फिर भी 15% का ग्रोथ रेट आ ही जाएगा। करेक्ट, बट ये बुक क्या कहती है? ये बुक कहती है कि हर साल वो कंपनी का सेल्स 10% से ग्रो होना चाहिए। ओके, सो बेसिकली अगर कोई कंपनी का ग्रोथ पहले साल में 100 से 140 हो गया, तो हुँ, उसके बाद वाले ईयर में भी 140 से 154 तो मिनिमम होना ही होना पड़ेगा। मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए इस कंसिस्टेंसी चाहिए, एवरेज नहीं चाहिए। सो ये हुँ, चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि वी आर हियर टू चेज़ कंसिस्टेंसी एंड नॉट एवरेज। तो ये बुक ये कहता है कि पिछले 10 साल का ग्रोथ रेट जो सेल्स में है, वो ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस एवरी ईयर 10% से ज़्यादा होना चाहिए, ना कि एवरेज मेरा ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पहले साल में 100 की सेल्स 1000 हो गई, फिर हुँ, ग्रोथ रेट ही नहीं आया, लेकिन देखो एवरेज तो 10% से ज़्यादा बेटर है। दैट इज़ नॉट द केस। अब द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ स्क्रीनर या कोई भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट का कोई फ़िल्टर नहीं है। हुँ, तो हमने क्या किया उसको ईज़ियर करने के लिए, हमने बोला कि 1 साल के एवरेज में भी 10% आना चाहिए, 3 साल के एवरेज में भी 10 आना चाहिए, 5 की भी ओके, एवरेज में भी 10 आना चाहिए, 7 के एवरेज में भी 10 आना चाहिए, 10 के एवरेज में भी 10 आना चाहिए। तो ठीक है, अगर इतनी सारे एवरेजेस में 10 आ रहा है, तो मोटा-मोटी कंसिस्टेंटली हमको दिख ही जाएगा कि ये हो रहा है। करेक्ट, ऑलराइट, सो ये आपका सेल्स का ग्रोथ रेट आ गया, दैट इज़ कंडीशन नंबर 2। पहला हमारा मार्केट कैप का आ गया, सेकंड हमारा सेल्स ग्रोथ सेल्स का, का आ गया। थर्ड हमारा जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है इज़ रिगार्डिंग आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक हमने है, बहुत सारे पुराने स्क्रीनर्स में भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को काफ़ी यूज़ किया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का लॉजिक एकदम सिंपल है। जो कंपनी में पैसा दे रहा है, उस कंपनी में कितना पैसा बन रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल का थॉट प्रोसेस एकदम सिंपल है कि जो भी कंपनी में पैसा डिप्लॉय कर रहा है, हुँ, चाहे वो कंपनी के प्रमोटर्स हो, चाहे वो कंपनी के डेट ओनर्स हो, उस पैसे पे कितना प्रॉफिट बन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, आपने कंपनी को फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कार्ति की कंपनी को डेट दिया ₹100, मैंने हुँ, कार्ति की कंपनी में एज़ एन इन्वेस्टर गया हूँ ₹100, तो हम दोनों ने मिला के ₹200 ₹200 दिए। अब इस ₹200 पे कार्तिक कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है? हुँ, और लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल ₹40 जनरेट कर रहा है, तो 40 डिवाइड बाय 200 20% का 20% कर प्रॉफिट रहा है, जनरेट कर रहा है। अब इसमें पेइंग मैकेनिज़्म भले ही पहले आपको जाएगा, फिर मुझे आएगा क्योंकि आप हुँ, डेट ओनर हो, मैं इक्विटी ओनर हूँ। बट ये 20% वो जनरेट आपके कैपिटल पे कर रहा है, व्हिच इज़ नोन एज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसको अगर अकाउंटिंग टर्म्स में देखें तो ईबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड से आप उसको निकाल सकते हो, तो वो हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ऑलराइट, लाइकवाइज़ इसमें भी जैसे हमने सेल्स के केस में देखा था कि कंसिस्टेंट बेसिस पे आरओसी 15% से ज़्यादा हुँ, होना चाहिए, तो यहाँ पे भी वो कंसिस्टेंसी लाने के लिए हमने ओके, एवरेज वाला लॉजिक ही यूज़ किया है कि इस साल का कैपिटल एम्प्लॉयड, पिछले साल का, 3 साल का एवरेज, 5 साल का एवरेज, 7 साल का एवरेज, 10 साल का एवरेज,
ये सभी मेरे क्या होने चाहिए, 10% से ज़्यादा होने चाहिए। तो दैट इज़ द लॉजिक, ऑलराइट। एंड लाइकवाइज़ कुछ-कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी बुक में देखे गए थे, जैसे कि जो कंपनी है उसके पास कॉम्पिटिटिव एज होना चाहिए। अब व्हेन यू स्पीक अबाउट ओके। कॉम्पिटिटिव एज, वो एक लौता प्लेयर हो सकता है मार्केट में, या फिर वो 2 प्लेयर्स हो सकते हैं मार्केट में। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के टाइम में फूड डिलीवरी बिज़नेस में मोटा-मोटी इंडिया में 2 प्लेयर्स हैं, हुँ, Zomato and Swiggy. So they have a competitive advantage. Likewise, if you talk about ticket booking, there's only one player in India, IRCTC, और किसी के पास परमिशन ही नहीं है टिकट्स बुक कराने का। तो अगेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वापस आ गया उसके पास। ऑलराइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लाइकवाइज देयर आर 3 to 4 बैंक्स इन इंडिया जो बहुत बड़ी है और जिसको आरबीआई गवर्नमेंट ही कभी फेल नहीं होने देगा। हुँ, ऑलराइट, सो द लाइक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, सो अगेन अ करेक्ट। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिस्पाइट बीइंग अ इन अ मार्केट जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। सो ये सारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होने चाहिए, विच इज़ अ क्वालिटेटिव फैक्टर। ऑलराइट, तो ये हमने जो अभी कंडीशंस डिस्कस की, वो सारी की सारी डिस्कस की नॉन बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। हुँ, लाइकवाइज हमको बैंकिंग स्टॉक्स के लिए भी ऐसे ही कुछ फिल्टर्स लगाने हैं। तो बैंकिंग स्टॉक्स के केस में जो सेल्स का लॉजिक था, वो यहाँ पे लोन ग्रोथ का लॉजिक हो जाएगा, करेक्ट। कि जितना पहले हमने देखा कि इतने रेट से सेल्स ग्रो नहीं चाहिए। अब हुँ, हम देख रहे हैं कि लोन में जो ग्रोथ है वो 10% से ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस लास्ट 10 ईयर्स में होनी होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज नंबर वन। सेकेंड जो चेंज हमको बैंकिंग स्टॉक्स के लिए करना है, इज चेंजिंग फ्रॉम इज मूविंग अवे फ्रॉम आरओसी टू आरओई। क्योंकि अगेन हमने शुरू में डिस्कस किया हुँ, कि बैंकिंग स्टॉक में डेट बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आरओसी लगा लेते हो तो आपका जो डेट का पोर्शन है वो इतना ज़्यादा आ जाता करेक्ट। है फॉर्मूला में, तो ऑटोमेटिकली आरओसी बहुत नीचे हो जाता है। और डेट उनका एक्चुअल में उनका बिजनेस का पार्ट है। ऑलराइट, सो डेट हमको अलग रखना है। हमको देखना है कि वहाँ पे इक्विटी ओनर्स के लिए बैंक्स कितना पैसा बना रही है। ओके। क्योंकि डेट तो मेरा ऐसे अलग से तो डेट है ही नहीं कि मैंने ब्रांच ओपन करने के लिए डेट हुँ, लिया है। मैंने डेट लिया है क्योंकि उसमें मेरे को काम करना है उस डेट का हुँ, लेन-देन करके। तो मैं इक्विटी ओनर्स के लिए डायरेक्टली कितना पैसा बना रहा हूँ, वो मेरे को कंसीडर करना है बैंकिंग स्टॉक्स में। इसलिए हम लोग यहाँ पे आरओई कंसीडर करते हैं रादर ओके। देन आरओसीई, जिसका फॉर्मूला पैट अपॉन इक्विटी होता है। पैट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारे ही खर्चे माइनस करने के बाद, टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो डिवाइडेड बाय योर इक्विटी वैल्यू। तो ये आपका आरओई बनता है। अगेन यहाँ पे भी लॉजिक कंसिस्टेंसी का ही है, कि जो 10 साल कंसिस्टेंट बेसिस पे 15% आरओई जनरेट कर रहा है बैंकिंग हुँ, स्टॉक में, वो हम कंसिडर करेंगे। अगेन फॉर्मूला है नहीं इसका स्क्रीनर पे, तो हमको क्या करना है, हमको सारे के सारे एवरेज लेने के, इस साल का आरओई, पिछले साल का, लास्ट 3 ईयर का एवरेज, लास्ट 5 ईयर्स का, लास्ट 7 ईयर्स का, लास्ट 10 ईयर्स का, सभी का सारे आरओई मेरा 10% करेक्ट। से ज़्यादा होना चाहिए, तो कंसिस्टेंट के पास हम पहुँच जाएँगे। ऑलराइट, लाइकवाइज़ आपको स्क्रीनर पे लोन ग्रोथ ग्रेटर देन 10% का भी फ़िल्टर नहीं मिलेगा, तो उसको हुँ, हम सेल से ही सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। तो करेक्ट। ये सारे हमारे फ़िल्टर्स बनते हैं, जिसको हम यूज़ करके स्क्रीनर पे जाके कॉपी पेस्ट करके समझ सकते हैं कि कैसे वर्क होता है। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है सबके करेक्ट, पढ़ने और समझने में। तो जैसे अगर हम वारी का एग्ज़ाम्पल लें, तो उसने बहुत एंड टू एंड प्लांट बनाया है अपना, या संभव स्टील का एग्ज़ाम्पल लें, तो ऐसी कंपनीज़ को पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एज़ एक रिटेल इन्वेस्टर। करेक्ट। तो इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू इज़, पहले हम सारे फ़िल्टर्स लगाएँगे। फ़िल्टर्स लगाने के बाद हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। करेक्ट। एंड वंस वी आर डन विद द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, फिर हमारे पास जो 20-25 कंपनियाँ बचेगी, उनको उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या वो मार्केट लीडर है? क्या उसके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ जिसकी वजह से उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है? क्या रेगुलेटरी उनको कोई वे में फ़ेवर कर रहा है? जैसे आईआरसीटीसी का केस है, कुछ-कुछ बैंकिंग स्टॉक्स का केस है। सो ऑटोमैटिकली हमको वहाँ पे वो समझ में आ जाएगा। तो इसे वो पढ़ने का कोई आसान तरीका है? आजकल तो बहुत सारे टूल्स हैं, मतलब आप एनुअल रिपोर्ट को सीधा-सीधा कोई भी एआई टूल में डालो और उसको पूछो मुझे इसकी समरी दे दो, तो समरी में आपको ये पॉइंटर्स बहुत ही ईज़ी तरीके से मिल जाएँगे। अब ये सारे ही फ़िल्टर्स मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हैं, तो हम लोग पहले नॉन बैंकिंग स्टॉक का काम करेंगे, तो मार्केट कैप उसमें चाहिए, सेल्स ग्रोथ चाहिए हमको, आरओसीई चाहिए पूरा-पूरा, ऑलराइट। आरओई वाला पार्ट हमारा बैंकिंग स्टॉक में आता है, तो एक बार के लिए मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है? तो हमारे पास 53 कंपनियाज़ आ रही है, जो कि हमारे को कंसिडर करनी है फॉर आवर नॉन बैंकिंग एस्पेक्ट, ओके। ऑलराइट। तो वन ऑफ द वेज कि हम इसमें से पहले एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करके हमारे पास डेटा आएगा। देखो हमने एक्सपोर्ट किया, हमारे पास ये सारा का सारा डेटा आया, ऑलराइट। ये किसका है, हमारा बैंकिंग स्टॉक का डेटा। ये किसका है नॉन डेटा, बैंकिंग। हमको यहाँ से नॉन बैंकिंग स्टॉक्स ही चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर बैंकिंग स्टॉक्स भी आ गए हो तो हम लोग को क्या करना है, हमको फिल्टर वाले पार्ट में जाना है, ऑलराइट। ठीक है, हम फ़िल्टर में गए, हमने इंडस्ट्री में आए, हमको सारे ही चलेंगे, खाली बैंकिंग नहीं चलेगा। हुँ, तो बैंकिंग यहाँ पे हमको अभी दिख भी नहीं रहा है, बेवरेजेज़ है, बैंकिंग यहाँ पे नहीं है। हम फिर फाइनेंस की तरफ जा सकते हैं, फाइनेंस भी यहाँ पे नहीं है। और इंश्योरेंस है वो हटा सकते हैं, क्योंकि वो बैंकिंग रिलेटेड ही है, ऑलराइट। तो ये सारे के सारे आपके स्टॉक्स आ गए।
ऑलराइट, अगेन वी हैव हाउ मेनी स्टॉक्स, वी हैव 52 स्टॉक्स, एक स्टॉक हमारा हटा है। ऑलराइट, उसके अलावा मेरे पास सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पे। अब ये चीज़ आपकी किसकी हो गई? आपकी नॉन बैंकिंग स्टॉक की हो गई। अब इस पे आपको क्या काम करना है? आपको मेजर काम करना है ऑन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ओके, दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये 52 स्टॉक्स हो गए। लाइकवाइज आपको पूरा काम, सिमिलर काम किस पे करना है? आपको सिमिलर काम करना है आपके बैंकिंग वाले पार्ट पे। वी कैन कम हियर, ऑलराइट, एंड rather than having ROCE, what we can have right now, ROE, ऑलराइट। करेक्ट। तो हम ROE ले आएंगे तो हमारा ये काम यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं पूरा कंडीशन वापस कॉपी पेस्ट करता हूँ। एंड इसमें मेरा एक और सवाल है कि अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि इसका ये राइट प्राइस है? मतलब बहुत बार ऐसा होगा कि हम शायद मार्केट के पीक पे गलती से एंटर कर जाएँ करेक्ट, एंड वो प्राइस आने में ही करेक्ट। 7-8 साल लग जाए। तो उसका अपने आंसर ढूंढते हैं। सबसे पहले हम लोग करेक्ट कर लेते हैं फॉर आर बैंकिंग पार्ट एज वेल। ऑलराइट, तो बैंकिंग पार्ट के लिए हम लोग करेक्ट करके ROC हटा देंगे और केवल ROE आरओई रख ही लेते हैं। रखेंगे। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हमने सेल्स रखी है एज सब्स्टिट्यूट ऑफ लोन। ओके, तो हमारे पास कुछ 53 स्टॉक्स फिर से आ रहे हैं। और इस बार हमने सिर्फ और सिर्फ ROE ही रखा है, ROC नहीं रखा है। और इसको भी हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सारे मैंने यहाँ डाल दिए। अगेन इस बार हमारे पास कितने स्टॉक्स है? हमारे पास 53 स्टॉक्स है। अब देखो, हम ये वाली शीट पे आते हैं। इसमें हमने क्या किया है? हमने केवल फाइनेंस और कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स लिए हैं। ऑलराइट, और हमको कुछ कुछ स्टॉक्स मिले हैं जो यहाँ पे क्लासीफाई हो रहे हैं। तो वो टोटल नंबर ऑफ काउंट है मेरा करीबन करीबन, लेट्स सी हाउ मेनी स्टॉक्स वी गेटिंग 12 स्टॉक्स। सो मेरे पास यहाँ पे 52 स्टॉक्स आया है हुँ, और 12 स्टॉक्स यहाँ आए। सो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स आई एम गेटिंग 64। तो ये करेक्ट। 64 स्टॉक्स को आपको पढ़ना है। ऑलराइट, इन पढ़ के आपको इसमें से चीज़ें एनालाइज करनी है। अगर ये एक्चुअल में हम जैसे कॉफ़ी कैन में बनाया हुआ है, जहाँ पे एक्चुअल में कंसिस्टेंसी यूज़ करते हैं, तो इतना बड़ा नंबर हमको कभी नहीं मिलता। बट हुँ, टू बिगिन विद हमने एवरेज लिया कंसिस्टेंसी के सब्स्टिट्यूट में, तो इसलिए हमको ये बड़ा नंबर मिल रहा है। ऑलराइट, तो ये एक चीज़ है। एंड कुणाल भी अगर मैं इन कंपनीज़ को एनालाइज़ करना चाहता हूँ एंड वो जो प्राइस वाला फैक्टर मैंने जैसा कहा, वो कैसे हम कैटर कर सकते हैं इसको? करेक्ट, इसके लिए हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनाया है, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट वॉच बाय अपसर्ज। तो हम लोग ने बहुत सारे स्क्रीनर के वीडियोज़ बनाए हैं। ऑल वीडियोज़ वेंट वायरल, पीपल अप्रिशिएटेड इट। बट उससे आई थिंक जो मैसेजिंग जा रही थी, वो ये जा रही थी कि आप ये पोर्टफोलियो बना ही लो, व्हिच वाज़ हुँ, नॉट द केस। हम लोग चाह रहे हैं कि आप ये पोर्टफोलियो डायरेक्टली मत बनाओ, आप ये स्टॉक्स को स्टडी करो फर्दर। सो उसके लिए ही द आइडिया ऑफ मार्केट वॉच केम इन, कि जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम आपके जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं, हुँ, मान लो आपके अभी टोटल 64 स्टॉक्स है। करेक्ट। तो ये 64 स्टॉक्स को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक फीचर है वॉच लिस्ट का, उसमें डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वर्क कैसे करता है? हम लोग यहाँ पे एक वॉच लिस्ट का हुँ, फीचर है, ठीक है? मेरे पास ऑलरेडी इसका पेड वर्जन है, तो मैं आपको उसमें दिखा रहा हूँ। तो वॉच लिस्ट में मैं जाता हूँ, वहाँ पे मान लेते हैं मैं होटल इंडियन होटल की बात करता हूँ। ऑलराइट, इंडियन होटल्स मैंने ऐड कर दिया। हुँ, ऑलराइट, मेरे पास ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स मेरी वॉच लिस्ट में थे, मैंने सेव कर दिए। ओके, ऑलराइट, अब ये सारे स्टॉक्स जो है, ये मेरे वॉच लिस्ट का पार्ट है, जिनके बारे में मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब इसमें पढ़ाई एग्जैक्टली होती कैसे है, या फिर ये प्रोडक्ट आपको हेल्प कैसे करता है? द आइडिया इज वेरी सिंपल, कि जब भी ये स्टॉक के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, चाहे ये स्टॉक एक्सचेंज पे कोई चीज़ फाइल कर रहा है, या फिर इसके रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हुँ, वो आपको तुरंत के तुरंत व्हाट्सएप पे दे देता है। अब ओके, व्हाट्सएप एक ऐसा टूल है जो आप आए दिन पूरे टाइम यूज़ करते हो, करेक्ट? बिल्कुल। तो वहाँ पे अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, तो आप बहुत जल्दी एक्शन ले पाओगे। हुँ, अब मान लेते हैं आपके पास इंडियन होटल्स के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, या फिर आप देख रहे हो लेने के लिए, तो उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, अगर रेगुलर मीडिया में जितनी तेज़ी से आ रही है, उससे 10 टाइम्स पहले आपके पास आ जाए, तो विल यू बी इन अ बेटर पोज़ीशन टू एक्ट ऑन इट? करेक्ट। करेक्ट, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि सारे जो स्टॉक्स हम लोग फ़िल्टर आउट करते हैं, हुँ, हुँ, सभी स्टॉक्स को इस वॉच लिस्ट में डालो, उनके बारे में और स्टडी आप करते जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने बल्क डील की है, किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर ने एक साथ पैसा डाल दिया, ओके, तो तुरंत इन्फॉर्मेशन आई, जानो उसके बारे में, पढ़ो कि क्या हुआ। रिज़ल्ट आया उसका, एजीएम आया है, तो एजीएम में जाना मिस नहीं होगा आपका, ठीक है? कोई भी ऐसा डिस्कशन हो रहा है कंपनी के रिलेटेड, कोई इन्वेस्टर मीट है, कुछ है, तो वो सारी चीज़ें आ रही है। प्लस साथ ही साथ मैसेज में आपको एक सेंटिमेंटल एनालिसिस भी नीचे लिखा हुआ आता है, कि भाई जो ये इन्फॉर्मेशन है, हुँ, whether it is a positive information or negative information. ओके, So that also you get delivered on your WhatsApp itself. तो that is the broader sense कि ये क्यों बनाया गया है। इसके 2 प्लान्स हैं ऑब्वियसली। एक प्लान है जहाँ पे 30 दिन का ड्यूरेशन है, आपको 50 स्टॉक्स आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और आपकी जो अलर्ट की प्रायोरिटी है वो सेकंड नंबर पे होगी कंपेयर टू द प्लस प्लान। प्लस प्लान में क्या होता है, वो 1000 रुपये का है। आपके अगेन ड्यूरेशन सेम है 30 डेज़, बट नंबर ऑफ स्टॉक्स जो आप डाल सकते हो वो 150 है। ओके, एंड प्रायोरिटी इज ऑब्वियसली फर्स्ट। तो मैसेज जो जा भी रहे होंगे सभी को, फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने एचडीएफसी बैंक हुँ, अपनी वॉच लिस्ट में डाला होगा,
तो प्लस वालों को एचडीएफसी बैंक के बारे में मैसेजेस पहले जाएंगे, फिर बाद में धीरे धीरे स्टैंडर्ड वालों को जाएंगे। ओके, हालांकि दोनों में टाइम फ्रेम रेगुलर मीडिया से बहुत ज़्यादा फास्ट है, बट इन दोनों में फास्टर प्लस वाला है। सो ये आपको हेल्प करता है इन जनरल टू स्टडी अबाउट योर पोर्टफोलियो और द प्रोस्पेक्टिव पोर्टफोलियो दैट यू वांट टू मेक। तो दिस इज द ब्रॉडर आइडिया कि ये क्यों बनाया गया है। ऑलराइट, मेरे व्हाट्सएप पे ऑलरेडी मेरे को एचडीएफसी बैंक, हुंडई मोटर्स, मारुति, इन सब के अपडेट्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं समझ पाता हूँ कि हाँ, ये कंपनी किस डायरेक्शन में ऑन अ रेगुलर बेसिस जा रही है। So that is the broader sense of this product. I wanted to let you and other people know about this product कि ये क्यों आपको हेल्प कर सकता है। So ओके, ये पूरा हमने बनाया था। ऑलराइट, ऑब्वियसली अगर आप अपसर्च पे हो पहले से, अपसर्च यूज कर रहे हो, तो इट गोज विदाउट सेइंग इट हेल्प्स यू यू नो बी अ बेटर मार्केट पार्टिसिपेंट इन द सेंस कि आप पढ़ाई तो कर ही लिए, अभी आप थोड़ा एक्शनेबल चीज़ें भी खुद से यहाँ पे पढ़ के करने लग जाओ। तो दैट इज़ देयर। ऑब्वियसली अब हमने रिसेंटली ही लॉन्च किया है और शुरू का ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा है हमारा, तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा था ये। ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेरी, this query is obviously available for all of you. You can copy paste it, keep it with you. That is always the case. And banking नॉन बैंकिंग स्टॉक के लिए आपको कैसे अलग करना है वो भी हमने बता दिया। एंड लाइकवाइज ऐसी कोई क्वेरी जनरेशन हो, कोई मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग हो जो पहले डिस्कस हुआ हुआ है कोई बुक्स में या किसी इन्वेस्टर द्वारा, तो आराम से आप उसमें एआई टूल को यूज करके वो क्वेरी निकाल सकते हो। सो ओके। इस तरीके से पूरा काम हमने इसमें किया है। आई एम होपिंग कि लाइक ऑल आवर वीडियोस पीपल हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर वीडियो एज वेल। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आज के मार्केट्स में विजिलेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सडन प्राइस मूवमेंट्स आते हैं, बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है। जैसे अभी हमने रिसेंटली एग्जांपल में देखा था, जब बेटिंग ऐप्स बैन हो गए थे, तो काफ़ी सारी जो टेक कंपनीज़ हैं, जो गेमिंग में इन्वॉल्व हैं, उनका स्टॉक प्राइस काफ़ी तेज़ी से अफेक्ट किया था। तो अगर आपको मार्केट्स में विजिलेंट रहना है और अपना एक्शन सबसे फास्ट रखना है, तो आप प्लीज़ कंसिडर कर सकते हैं खुद को ये सब्सक्रिप्शन में अप्लाई करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।